हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक 9 चैप्टर हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में 10वां चैप्टर 10वां अध्याय गति एवं दूरियों का मापन, इसे पूरा डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में क्या है, पहले यहाँ पे है कि पहेली और बूझों की जो कक्षा है, इसमें जितने भी बच्चे थे वो सब अपनी गर्मियों की छुट्टी में जहाँ जहाँ टहलने गए, तो उसमें जहाँ भी गए, जिस साधन से गए, उसके बारे में वो सामान्य अपनी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक बच्चा कहता है कि वो अपने पैतृक गांव में पहले रेलगाड़ी से गया, फिर बस से गया, फिर अंत में इसने बैलगाड़ी का उपयोग करके वो गया। ठीक है, और एक विद्यार्थी कहता है कि वो वायुयान से उसने यात्रा की, और एक विद्यार्थी कहता है उसने अपनी छुट्टियाँ चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत की। तो इस तरीके से वो लोग अपनी एक सामान्य जो डिस्कशन थे वो कर रहे थे। इसके बाद अध्यापक आते हैं और वो विद्यार्थियों को एक समाचार पत्र देते हैं, पेपर देते हैं, और उसमें उनके लेखों को पढ़ने के लिए वो कहते हैं। जिसमें एक लेख है, उसमें कहा गया है छोटे पहियों वाला जो वाहन, जिसके बारे में इसमें वर्णन है कि जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे। ये जो छोटे पहिए वाले जो वाहन है वो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए गए थे। इन वाहनों को मंगल ग्रह तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। तो ये सारे लेख समाचार पत्र में दिए गए थे, जिसका जो अध्यापक जो थे उन्होंने कहा था कि इसको पढ़िए। ठीक है, और उसी बीच में जो पहेली है वो क्या कर रही है, वो प्राचीन भारत की कहानियां पढ़ रही है। प्राचीन भारत के बारे में कहानी पढ़ते समय उसने ये देखा और वो ये जानना चाह रही है कि प्राचीन काल में जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कैसे करते थे। तो इस चैप्टर में मेनली हमें यही देखना है कि, और इस शुरुआत भी यही करनी है कि जो यातायात की कहानी है कि पहले प्राचीन काल में लोग कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, और धीरे धीरे उसमें जो बदलाव आए, डेवलपमेंट हुए, उसमें अब प्रेजेंट टाइम में क्या चीज़ हो रही है, क्या अब प्रेजेंट टाइम में उसमें चेंजेस हो गए हैं। तो देखिए, कहानी देखते हैं यातायात की क्या है। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे और अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगे, यानी पहले पैदल चलते थे और अपना जो भी सामान था वो पीठ पर लाद के ले जाते थे। वे धीरे धीरे जैसे उनका मानसिक डेवलपमेंट हुआ, वो पशुओं का यूज़ करने लगे, उसको यातायात के रूप में उससे जाने लगे। फिर है प्राचीन काल में जल मार्गों से आने जाने के लिए नाव का उपयोग किया जाता था। ठीक है, नाव का यूज, और नाव में पहले किसका यूज़ होता था, लकड़ी के लट्टे जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, ऐसी नाव बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़ करके नाव की आकृति बनाना सीख लिया। पहले वो लट्ठों में जो खोखले लट्ठे होते थे उस पर तैर करके जाते थे, पार करते थे नदियों को। फिर धीरे धीरे वो लकड़ियों के जो टुकड़े थे उनको जोड़ करके उन्होंने नाव का शेप बनाया। वो कैसे उन्होंने देखा, उनके दिमाग में आया कि जो कुछ ऐसे जलीय जंतु हैं, जो जल में रहने वाले जो जंतु हैं, जैसे कि मछली, जिसका हम लोगों ने अध्ययन 8वें और 9वें अध्याय में भी किया था कि उनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, धारारेखीय होता है। तो उनकी जैसे शेप नाव के उन्होंने बनाए, और इससे फिर वो नदियों और उन सब जो तालाब वगैरह जो थे उनको पार करने लगे। ठीक है, फिर इसके बाद नाव का तो हो गया। इसके बाद पहिए का आविष्कार। पहिए का जब आविष्कार हुआ तो यातायात की प्रणाली में ये अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। मतलब कहने का है कि अभी तक जो भी चेंजेस हो रहे थे उनसे इतनी ज़्यादा स्पीड या इतने ज़्यादा बदलाव इतनी तेज़ी से नहीं हुआ। जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ उससे फिर यातायात के जो बदलाव, यातायात के साधनों में बदलाव हुए और भी ज़िंदगी में भी बदलाव हुए, क्योंकि इससे पहले तो स्पीड बढ़ी, फिर जो सामान का जो आदान प्रदान या एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया, लोग आसानी से ट्रैवल करने लगे। तो ये जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उससे जो यातायात की प्रणाली थी उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है, उसके बाद है पिछले हज़ारों वर्षों में पहिए की जो डिज़ाइन है उसमें सुधार किए गए। कई प्रकार से पहिए की डिज़ाइन में सुधार किए गए, क्योंकि जो शुरू से लेकर के मतलब इसको पहिए के जो उसके आकार थे उसके सुधार में हज़ारों साल लगे। इसका रीज़न ये भी था कि पहले तो उसकी शुरुआत तो हो गई, फिर उसका शेप में चेंज, लकड़ी से फिर इसकी मेटल में, फिर अब जो उसकी नए नए सांचे बनने लग गए। तो इसमें जो है पहिए की डिज़ाइन में सुधार होते गए। ठीक है, उसके बाद है पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाने लगा। अब क्या था कि पहिए के आविष्कार तो हो गए, अब गाड़ियां जो है बना दी गई, अब उन गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का यूज़ किया जाता था। ये अभी भी जो है ये प्राचीन काल में भी हम लोग चल रहे थे। फिर आई 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का जो प्रारंभ था तब तक के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के लिए पशुओं, नाव और जहाज़ पर ही निर्भर रहते थे। फिर उसके बाद वाष्प इंजन, भाप का जो इंजन है उसका आविष्कार हुआ।
उसका आविष्कार जैसे ही हुआ, परिवहन के नए साधनों का विकास हो गया। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ी और मालगाड़ी के डिब्बों के लिए पटरियां तैयार की गई। यानी कि वाष्प इंजन बना, वाष्प इंजन जैसे ही बना उसके बाद जो है जो पीछे, अब वाष्प इंजन खाली तो जाएगा नहीं, तो जिन हिस्सों को घसीटेगा तो उसके डब्बे बनाए गए पीछे, ठीक है। माल, इसमें यात्री भी बैठ सकते थे, माल भी जा सकता था। तो जब पूरा एक ट्रेन का शेप बन गया, अब ट्रेन को दौड़ाने के लिए पटरियां भी बिछा दी गई। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे भाप के इंजन के बाद और भी डेवलपमेंट होता गया। इसके बाद है, जब ये भाप के इंजन से ट्रेन वगैरह का निर्माण हो गया, फिर मोटर कार, ट्रक और बस जैसे स्वचालित वाहन भी आए। और जल पर जो परिवहन साधन के रूप में जल को, यानी कि नदी और तालाबों को पार करने के लिए नाव का यूज़ किया जाता था। अब जब सब में इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो उन नाव में भी क्या चेंजेस हुए, मोटर से चलने वाली नाव आ गई और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। ये जहाज़ या तो भाप से चलते थे, शुरू में भाप से चलते थे, फिर ईंधन से चलने लग गए, फिर अब जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया वैसे इलेक्ट्रिसिटी या जिससे भी मोटर वगैरह से चलने लगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के जो वर्ष थे उसमें वायुयान का भी विकास हुआ, और जिसमें बाद में धीरे धीरे सुधार करते करते इसे यात्री और सामान ले जाने के योग्य बना दिया गया। क्या है, विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी वाली रेल, पराध्वनिक, सुपरसोनिक वायुयान और अंतरिक्षयान, ये सब 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। ये सारे जो बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए वो कब तक के हुए, 20वीं शताब्दी तक के हुए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि प्राचीनतम से आधुनिक, यानी कि जो प्राचीन काल में जो साधन यातायात के होते थे उससे आधुनिक प्रेजेंट टाइम में जो परिवहन के साधनों का जो क्रम था उसको यहाँ पे व्यवस्थित किया गया कि पहले क्या यूज़ किया जाता था और अब क्या यूज़ किया जाता है। फिर है, क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन सभी साधनों में परिवहन का जो साधन है, प्राचीन साधन, वो कोई ऐसा है जो आजकल भी उपयोग में लाया जाता है। भाई जो बैलगाड़ी है ना, वो आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं, खासकर जो है गांव वाले जो इलाके हैं वहाँ आज भी बैलगाड़ियों का यूज़ होता है। तो बैलगाड़ी तो बहुत पहले से, प्राचीन काल से चलती हुई आ रही है, ठीक है। ऐसे बहुत से ऐसे साधन हैं जो प्राचीन काल के आज भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, यह है डेस्क कितना चौड़ा है। तो ये जो डेस्क है उसकी माप लेने से पहले हम कुछ और चीज़ भी देख लेते हैं। जैसे है, लोग ये कैसे पता लगाते हैं कि वे कितनी दूर चले। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की जो दूरी है वो पैदल तय करेंगे या फिर किसी बस या फिर रिक्शे की सहायता से जाएंगे। फिर अगर कुछ खरीदना है हमें बाज़ार से, तो बाज़ार तक पैदल जाना संभव होगा। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं कि कैसे जो है, मतलब हमें जो दूरियां हैं उनका ये पता चल पाता है, और फिर हमें ये कैसे पता चलता है कि हम पैदल जाएंगे या रिक्शे से जाएंगे। ये सारी चीज़ें, कि ये क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये देखिए, कोई स्थान कितना दूर है ये प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम ये अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे, पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज़ से, वायुयान से, या कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी जगह की जो दूरी है वो, अगर हमें किसी स्थान के बारे में ये पता चल जाए कि वो कितना दूर है, तब हम ये अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि हम उसको तय करने के लिए हम पैदल ही तय कर सकते हैं, या फिर जो है ऐसे साधनों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें आसानी से और जल्दी पहुंचा दें, ठीक है। तो ये इसका जो है अंदाज़ा और इसकी दूरी जो है उसके आधार पर ही किया जा सकता है कि कितनी दूर वो स्थान है। फिर है कि कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई उनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उसे आगे देखते हैं कि क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पहेली और बूझो हैं, वो अपनी कक्षा में बैठ रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी डेस्क हैं और वो ऐसी डेस्क बनी हुई हैं कि एक डेस्क पे दो दो बच्चे बैठेंगे। तो पहेली और बूझो दोनों एक ही डेस्क पर बैठ रहे थे। उन लोगों में अक्सर करके लड़ाई इस वजह से होती थी कि कोई जो है, दोनों में से कोई एक जो है वो ज़्यादा जगह ले रहा है, तो इनकी ये इसी बात पे हमेशा लड़ाई होने लगती थी। तो अध्यापक ने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने क्या किया, अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने जो डेस्क जो थी उसकी लंबाई मापने का निश्चय कर लिया, ठीक है। तो डेस्क से ठीक मध्य पर मिड में जो है एक चिन्ह बनाया, और उसमें डेस्क जो थी उसको दो बराबर भागों में बांट करके एक रेखा खींच ली, बीच में चिन्ह लगा करके दो बराबर भागों में बांट करके उसकी रेखा खींच ली। उसके बाद उन्होंने, चूंकि दोनों ही लोग जो है गुल्ली डंडा खेलने के शौकीन थे, इसलिए अक्सर करके उन लोग के पास गुल्ली डंडा होता था। इसी से ही उन्होंने जो डेस्क जो थी, क्योंकि रेखा जो खींची थी वो जो है मिट जानी थी, तो वो जो है उसकी माप की, अगर ये रेखा मिट जाती है तो हम ये जो गुल्ली डंडा है इससे हम इसकी डिस्टेंस नाप सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने पर उन्होंने
मतलब कि ऐसा जो है उन्होंने जब किया तो फिर उसके बाद 2 गुल्ली डंडियों की जो लंबाई जो थी, मतलब यहाँ पे जब उन्होंने जब मापा तो ये देखा कि जो डेस्क जो थी उसकी लंबाई कैसी आ रही थी, 1 डंडा और 1 गुल्ली, यानी कि जो पूरी डेस्क की जो लंबाई थी 2 गुल्लियाँ और 2 डंडों के बराबर आ रही थी। तो जब ऐसा हुआ जिससे डेस्क का आधा भाग लंबाई में 1 डंडे और 1 गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, कुछ दिनों बाद खींची गई। तो जब ऐसा हो गया तो फिर बूझो जो थे वो उन दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ये जो खींची गई जो रेखा जो थी वो मिट गई। जाहिर सी बात है वो किसी ऐसी चीज़ से, चौक वगैरह से खींची गई थी, वो मिट ही जाएगी। जब वो मिट गई और जो बूझो जो था उसका जो पुराना जिससे नापा गया था, वो जो डेस्क जो थी नापी गई थी, वो पुराना जो गिल्ली डंडा था वो खो गया। फिर वो नया ले आया क्योंकि वो तो शौकीन थे ही। अब क्या हुआ, जब रेखा मिट गई तो अब क्या है कि फिर से हमें उस डेस्क की लंबाई नापनी पड़ी। ठीक है, तो उसके लिए जब जो नया वो लेकर के आया, ठीक है, तो उसमें ये देखा कि अब जो वो मेज़ की जो लंबाई थी, वो जो नई जो गुल्ली डंडा थी उसकी शेप में कुछ चेंजेस थे। तो जब उससे नापने की जो है कोशिश की तो ये देखा गया कि जो डेस्क है वो 2 डंडे और 1 गुल्ली, ठीक है, उसी के बराबर है और थोड़ी सी जगह बच रही है, यानी कि 2 गुल्लियाँ भी नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, तो ऐसा जब हुआ तो वो दोनों ही जो है वो उलझन में आ गए। ये इनके लिए एक समस्या बन गई। तो ये जो समस्या थी उसका समाधान अब ढूंढना पड़ा कि इसके लिए आखिर जो है अब उनका जो डिवीज़न था डेस्क का वो अब कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए उनको एक सुझाव दिया गया कि वह एक कार्य कर सकते हैं कि एक छोटी सी डोरी लें और इस पर 2 चिन्ह लगाएं। जो डोरी है, ठीक है, एक डोरी मतलब 2 चिन्ह लगाएं और ये डोरी की एक लंबाई होगी। कहने का मतलब है कि डोरी की जो लंबाई है उससे मेज़ की चौड़ाई को नापें, उस पर चिन्ह लगाएं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई हम डोरी का यूज़ कम, हमें क्योंकि थोड़ी ही डिस्टेंस का तो फ़र्क आ रहा था, तो उतनी कम डिस्टेंस का हम माप कैसे कर सकते हैं डोरी से। तो हम डोरी को पहले तो हम डोरी को मोड़ सकते हैं। अब हम उसे आधा मोड़ें, 1/4 मोड़ें या फिर 8वां भाग मोड़ें। तो अब संभवतः पहेली और बूझो की डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी से की सहायता से आसानी से मापी जा सकती है। ठीक है, फिर है आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपनी ज्यामितीय बॉक्स के पैमाने को उपयोग करके अपनी समस्या हल कर लेनी चाहिए। वास्तव में ऐसा उन्होंने करना चाहिए, ऐसा हो सकता था, लेकिन क्या था कि ऐसे पैमाने यूज़ किए गए कि जिसके आधार पर जो प्राचीन समय में ये जो ज्यामितीय बॉक्स वगैरह जो होते ये सब तो होते नहीं थे, ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, तो ऐसी चीज़ यूज़ की जाए जो ईजिली मिल सके, जो सभी बच्चों के पास मौजूद हो सके। ठीक है, तो इस वजह से रस्सी का यूज़ किया गया। तो ऐसी ये जो उलझन थी इसमें जो बूझो जो था उसने ये पढ़ा था कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे, यानी कि जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो मानक पैमाने यूज़ किए जा रहे हैं, जब ये ऐसे नहीं थे तब जो लोग जो थे वो कैसे चीज़ों को मापते थे, कैसे जो है वो डिवीज़न करते थे, एक दूसरे को बांटने का काम करते थे कोई भी चीज़ अगर उनको देनी रहती थी। ठीक है, तो उसके लिए वो भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास जो वो लोग करते थे। तो ये जो बूझो जो था उसने भी उन प्राचीनतम जो तरीके जो थे उससे भी उसने अलग अलग तरीके की जो दूरियां थी उनको मापने का उसने प्रयास किया। तो आइए देखते हैं क्या क्या किया है इसने। जैसे यहाँ पे है, अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। एक पीछे एक क्वेश्चन भी था कि ये एक स्टेटमेंट था कि कभी कभी हमें कुछ ऐसी जो लंबाइयाँ या दूरियां हैं जो जिनकी हमें जो है माप लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब जैसे है कि यहाँ पे भी यही कहा गया है कि हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे अवसर आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि दर्जी है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने की पर्याप्त है अथवा नहीं। यानी कि दर्जी को कपड़े की लंबाई नापना ज़रूरी है, इस वजह से क्योंकि जब उसको कपड़े की लंबाई पता चल जाएगी तो उसे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इतनी उसमें जो है कपड़े का जो कुर्ता बनाने की कोशिश कर रहा है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी माप से ये पता चल जाएगा कि वो बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरा है कि जब बढ़ई है वो अलमारी की लंबाई और चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह ये जान सके कि अलमारी के जो दरवाजे हैं उसको बनाने में कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। कि अलमारी है उसका जो दरवाज़ा लकड़ी का बनेगा तो उसमें कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी, इसके लिए उसकी माप होना उसके पास ज़रूरी है। इसी प्रकार जो किसान है उसको खेत की लंबाई और चौड़ाई अगर उसका क्षेत्रफल उसे पता है तो उसकी जानने के लिए इसलिए आवश्यकता उसकी है क्योंकि ये जान करके उसे ये पता चल जाएगा कि खेत में कितनी दूरी में कितनी जो है मतलब कि कितनी बीज वो बो सकता है और अपनी फसलों के लिए वो कितना जल की आवश्यकता उसको होगी। तो इससे जो है किसान को ये हेल्प मिलेगी कि कितनी उसको बीज की ज़रूरत है और कितनी डिस्टेंस पे उसको वो बीज डालनी है और कितने पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत से ऐसे अवसर हैं जिनके लिए जो है माप
जो होगी लंबाई चौड़ाई या जिस भी तरीके से हम माप ले रहे हैं वो जो है आवश्यक होगी। इसी प्रकार है कि जैसे कि अगर किसी ने हमसे पूछा या आपसे पूछा कि आपकी लंबाई कैसी है, तो हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, एक सीधा सा कि अपने सर से लेकर के पैर तक की एक सिंपल जो रेखा जो होगी, सरल रेखा के रूप में हम अपनी लंबाई बता देंगे एक सर से पैर तक के। अब वो चाहे डोरी से माप करके बताएं या किसी भी चीज़ से, वो हम माप करके बता देंगे, ठीक है। उसके बाद है कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कोई कमरा है, यह कमरा कितना लंबा है, ये डेस्क कितनी चौड़ी है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो दूरी को लेकर के आते हैं या लंबाई को लेकर के आते हैं। तो इन सभी प्रश्नों की एक बात समान है कि ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित हैं। देखा जाए तो ये सभी ही दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। वो स्थान मेज़ का दो कॉर्नर भी हो सकता है और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की तरह इतनी दूर दूर भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए अब हम अपने कुछ मापन ये जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां और लंबाइयां मापते हैं तो हम सही रूप से किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्या करने की हमें ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हम कुछ मापन के जो तरीके हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मापन के तरीके में पहला क्रियाकलाप में क्या है कि एक कमरा है, अपने पैरों की लंबाइयों को, लंबाई का एक मात्रक हमने मान लिया, उससे अपनी कक्षा के कमरे की हमें लंबाई नापनी है, ठीक है। तो एक कमरे की हमें जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों हमें मापना है और उसके लिए हमने मात्रक क्या माना है, पैरों की लंबाई मापी है। तो इसमें देखिए, इसमें मापते समय ये संभव है कि आपको ये पता चल सके कि कुछ भाग मापने से बच गया है। जैसे कि हम कमरे की लंबाई और चौड़ाई माप रहे हैं तो हमारे पैर के आधार पर जब हमने मापा तो कुछ भाग ऐसा जो था वो इतना बच गया कि वो हमारी पैर की लंबाई जो थी उससे कम था। तो अब वहाँ पे पैर तो फिट होगा नहीं, तो अब उसे मापने के लिए हम वही तरीका यूज़ करेंगे जो हमने मेज़ के लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो वो डेस्क के लिए जो हमने यूज़ किया था रस्सी वाला, उसी को ही, डोरी का ही यूज़ करेंगे और उसे उस जगह पे, मतलब कि उस जगह रख करके जितना भी जगह बच रही होगी तो इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि इतना जो है वो कि कितने की कमी है, ठीक है, उससे ये पूर्ति हो जाएगी। अब जैसे इस तरीके से एक सारणी है उसे कंप्लीट करना है हमें। कक्षा की लंबाई और चौड़ाई, जैसे हमने कुछ स्टूडेंट्स ले लिए, 5 स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए, विद्यार्थियों का नाम यहाँ पे लिख दिया। अलग अलग विद्यार्थियों ने कैसे कमरे की लंबाई नापी अपने पैरों के आधार पर, क्योंकि मात्रक जो हमारा है वो पैर है, और उसकी जो चौड़ाई है वो कैसे नापी। तो अलग अलग जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जितनी लंबाई जितनी चौड़ाई मापी उसको इनके लंबाई और चौड़ाई वाले जो कॉलम है उसमें हम लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में जो है इसमें क्या करना है, प्रत्येक, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने बालिश्त को मात्रक मान करके अपनी कक्षा के कमरे में रखी जो मेज़ या डेस्क है उसकी चौड़ाई मापना है। बालिश्त जो होता है वो छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी, यानी कि इतनी जो जिन्हें हम इजीली माप सकें उसके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हाथ से जो बालिश की जो नाप होती है उसको हम लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि मापन के लिए यहाँ भी आप ये पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिश्त के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होगी। जैसे कह सकते हैं कि हमें एक मेज़ या फिर डेस्क की लंबाई जिसको हमने बालिश्त से नापा है, ठीक है, इसको जो हमने नापा तो वो 4 बालिश्त नापने के बाद भी कुछ जो है उसकी लंबाई ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जो कि बालिश्त की लंबाई से थोड़ी छोटी है। तो उसको मापने के लिए वहाँ पे हम डोरी का यूज़ करेंगे, इसलिए हम डोरी जो है वो बालिश्त की लंबाई के बराबर हमने वहाँ पे डोरी ऑलरेडी पहले से रख रखी थी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो इस पैराग्राफ में है, वो क्या है, हम देखते हैं कि मानक का जो मापन का जो अर्थ है वो किसी अज्ञात राशि, ऐसी राशि जो हमें नहीं पता है, कि उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। मतलब कहने का है कि मापन का अर्थ यहाँ पे ये होगा कि कोई अज्ञात राशि और उसी प्रकार की कुछ जो ज्ञात राशि उनसे हम जब तुलना करेंगे तो इसी ज्ञात राशि को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो किसी माप के परिणाम के 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है, एक भाग उसकी संख्या होगी, दूसरी उसका मात्रक होगा। तो सिंपली यहाँ पे मात्रक क्या होता है, मात्रक वही होती है कि एक अज्ञात राशि है और एक ज्ञात राशि है, उन दोनों के बीच में जिसके द्वारा हम तुलना करेंगे, जिस ज्ञात राशि के द्वारा तुलना करेंगे वही हमारी क्या कहलाएगी, मात्रक कहलाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मात्रक जो है, माप के जो 2 परिणाम निकालें उसमें एक भाग गिनती हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, और दूसरा भाग जो होगा वो उसका मात्रक होगा। जैसे कि यहाँ पे है एक सारणी दी गई है, मेज़ की चौड़ाई, ठीक है, इसमें मेज़ की चौड़ाई किसने नापी, जैसे वही स्टूडेंट्स हमने लिए थे उनके यहाँ पे नाम लिख लिए जाएंगे और यहाँ पे बालिश्तों की संख्या दी जाएगी, ठीक है, कि अलग अलग जो स्टूडेंट्स ने कितने बालिश्त उसको नापा। तो यहाँ पे जैसे हमें ये पता चला कि कक्षा के कमरे की लंबाई मानो
12 पैर की लंबाई के बराबर है। तो हमने पैर को मात्रक के रूप में माना था, तो यहाँ पे 12 जो है वो एक संख्या है और पैर क्या है, मात्रक है। पैर की लंबाई जो है वो मात्रक है, जिसको हमने चुना था। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे है कि प्रत्येक हाँ, जैसे कि यहाँ पे ये था ना कि पैरों की लंबाई से कमरे की लंबाई तो हमने माप ली। अब इसके बाद हमने एक चीज़ और की थी, बालिस्ट की भी जो यूज़ किया था। जैसे कि शायद ये जो परिणाम है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो बालिस्ट है वो लंबाई के, आपकी जो बालिस्ट का हमने यूज़ किया था वो हमारा जो बालिस्ट का माप है वो हमारे मित्र के बालिस्ट के माप से भिन्न हो सकता है। तो इसी प्रकार जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पैरों की लंबाई में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसीलिए जब आप अपने बालिश्तों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए मापों को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे ये नहीं समझ पाते कि ये लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिश अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। यानी हमने यहाँ पे 2 क्रियाकलाप किए थे। एक में हमने कमरे की लंबाई पैरों से की गई थी, जिसमें हमने 3-4 स्टूडेंट्स को लिया था, उन्होंने अलग अलग इसको मापा था, लंबाई और चौड़ाई को। उसी प्रकार दूसरा हमने बालिश्तों की माप ली थी, जिसमें मेज़ की या डेस्क की हमें लंबाई इसको जो है बालिश से नापनी थी। तो यहाँ पे मेरे लिए यही था कि अलग अलग लोगों के जो शेप जो थे, हाथों और पैरों की जो माप है वो अलग अलग है। तो इसके आधार पर जो हमको जो उसका मापन मिल रहा है वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। अगर हम किसी को बताएंगे कि इतनी बालिश जो है ये मेज़ की लंबाई है, तो उसे ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि उसका जो हाथ की लंबाई है वो कितनी है, तो जब तक कि वो हाथ की लंबाई देख नहीं लेता। तो ये जो तरीके थे ये पूरी तरीके से परिशुद्ध नहीं थे। अब इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि अतः हम ये देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। यानी कि ये जो तरीके हमने यूज़ किए ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं थे। इनमें जो गड़बड़ियाँ आ रही थी उन्हें दूर करने के लिए यहाँ पे हमें ऐसे मानक चाहिए जो सभी के लिए समान हो, जो सब इक्वली यूज़ करें। तो यहाँ पे है मापन के मानक मात्रक। तो मापन के मानक मात्रक हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहले देखते हैं, जैसे प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई तथा कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था प्राचीन काल में। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, जैसे कुछ जगहें थी वहाँ पे कैसे कैसे यूज़ किया जाता था। जैसे है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो अवश्य ही लंबाई में बहुत मतलब कि अवश्य लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि ये खुदाई में प्राप्त जो परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने में प्रमाणित होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, ये सभ्यता सबसे पुरानी है, और इसकी जब खुदाई हुई तो जिन घरों और जो मतलब घरों का जो अवशेष वगैरह मिले, तो हमने ये देखा कि सभी के आकार जो थे, सबकी लंबाइयाँ जो थी वो एग्जैक्ट थी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय के जो लोग जो थे उन्होंने लंबाइयों के लिए जो मापन की प्रक्रिया खोजी होगी वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होगी, जिससे कि सभी जगह की जो लंबाइयाँ या सभी घरों की जो लंबाइयाँ थी वो एग्जैक्ट थी। ठीक है, उसके बाद है कोहनी से उंगली के तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं। कोहनी से उंगली के छोर तक की जो लंबाई है जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई की मात्रा के रूप में प्राचीन मिस्र जो है उसमें इसका यूज़ किया जाता था, और इसे संसार के जो अन्य भाग हैं उनमें भी इसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कोहनी का जो पूरा हाथ है, हाथ का यूज़ जो है वो मात्रक के रूप में किया जाता था। कहाँ पे? मिस्र में, प्राचीन मिस्र में। उसके बाद है संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे, और अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई भी थोड़ी अलग अलग थी। लोग 1 गज कपड़ा फैली बाह के सिरे, 1 गज कपड़ा कैसे मापते थे? फैली बाह का जो सिरा होगा उंगली तक के, वहां से लेकर के जो हमारी टुड्डी होती है यानी ठोड़ी, उस तक मापते थे कि उतना जो कपड़ा होता है वो 1 गज होता है। ठीक है, रोमवासी जो हैं वो अपने पग अथवा कदमों की लंबाई मापते थे। मतलब कहने का है कि रोम के जो निवासी थे वो 1 गज कपड़ा जो जिसका हमने अभी बताया फैली बाह से लेकर के ठोड़ी तक के होता था उसका, और अपने पैरों का यूज़ जो है वो, और या फिर कदमों का यूज़ लंबाई मापने में ये लोग किया करते थे। ठीक है, रोम निवासी जो थे। उसके बाद है प्राचीन भारत में भी छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल या फिर मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत में कई शहरों में हम पुष्प विक्रेता जो हैं उनमें पुष्प हारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई की मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, आज भी कई जगह पे इनका यूज़ होता है। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है।
प्राचीन काल में अपनी सुविधा के लिए शरीर के बहुत से भाग जो थे उनका यूज़ मात्रकों के रूप में होता था। हालांकि जो उसका मापन होता था वो परिशुद्ध नहीं था, क्योंकि जिनका हाथ भाई जो दुकानदार है वो अपना एक सेलेक्ट कर लेता था कि मेरे हाथ के हिसाब से ही सारी चीज़ें मतलब मिलेंगी अपने हाथ का मापन करके। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो आदान प्रदान चीज़ों का होता था, तो इसमें जिनका आकार हाथों का या पैरों का बड़ा होता था उनको फ़ायदा हो जाता था, और जिनका छोटा होता था उनको नुकसान हो जाता था। ठीक है। उसके बाद है जैसे तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण हर जो व्यक्ति है उसमें थोड़ी भिन्नता होती रहती है, उसके हाथ में, पैर में, हाथों पैरों में, ठीक है, इन सब में। तो इसी वजह से इसकी वजह से जो मापन में आई जो उलझने हैं और जो है उसकी जो मतलब शुद्धता में जो गड़बड़ी थी उसे दूर करने के लिए ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे क्या कहते थे, मीटर पद्धति कहते थे। किसने की थी? फ्रांसीसियों ने 1790 में मीटर पद्धति की खोज की थी। एक समान यहाँ पे है, एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई कहते हैं। ठीक है, एसआई पद्धति कहते हैं। एसआई का मात्रक मीटर जो है, लंबाई का जो मात्रक है एसआई में अगर देखा जाए तो वो मीटर है। कहने का मतलब ये है कि आज प्रेजेंट टाइम में संसार के जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने हर जगह में एक ही जो है मापन का एक ही मात्रक, एक जो है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली बना ली है कि वही मात्रक जो है वो हर जगह यूज़ होगा। ठीक है, और उसके आधार पर जो है अगर मापन किया जाएगा तो उसकी जो भी उसका जो यूनिट आएगी वो एकदम जो है शुद्ध होगी। तो इसके सभी ने, संसार के जितने वैज्ञानिक हैं उन सब ने इस बात को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, जैसे कि ये जो एसआई पद्धति में हमने बताया कि लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। जैसे कि मीटर पैमाना नीचे जो चित्र है उसमें दिखाया गया था, इसमें आपने ज्यामितीय बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। मतलब कहने का अगर हम कोई ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं तो उसमें 15 सेंटीमीटर का, हमारी जो स्केल होती है उसमें कितने सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का पूरा जो है पैमाना दिया जाता है। ठीक है, अब उसमें है प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, कि जो एक मीटर है उसको 100 टुकड़ों में जो है विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं, कि मीटर को 100 बराबर भागों में जो विभाजित किया जाता है उसे सेंटीमीटर कहते हैं। एक सेंटीमीटर जो है उसे 10 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, उसे हम मिलीमीटर कहते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी प्रकार जैसे लंबी दूरी जो होती हैं उनके मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। जैसे लंबी दूरियां, जैसे एक शहर से दूसरे शहर वाली जो दूरियां हैं, इनको हम मीटर में, इनके लिए सही मात्रक ये मीटर नहीं है। तो इनके लिए एक बड़ा मात्रक जो है उसको जो है लाया गया, उसको परिभाषित किया गया, उसे कहा गया किलोमीटर। और किलोमीटर का अगर मापन हम देखें तो जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस होगी उसके 1000 टुकड़े करेंगे तो वो 1000 मीटर टुकड़ों के बराबर होगा 1 किलोमीटर। ठीक है, अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाई को एसआई मात्रक में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियों तथा लंबाई मापनों का सही ढंग जानना आवश्यक है। जैसे कहने का मतलब है मानक तो हमें पता चल गए, अब इन मानकों के द्वारा जो भी हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी, जो भी मापन आएगा वो हमारा एकदम शुद्ध होगा। नेक्स्ट हेडिंग है लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप। यानी कि हमें मापन प्रक्रिया थी और जो मानक जो थे वो तो हमें मिल गए, लेकिन अब जैसे यहाँ पे लंबाई है उसकी परिशुद्ध माप हमें कैसे मिलेगी उसे यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि आपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। जैसे लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी जो हैं वो मीटर छड़ का काम में लाते हैं, कपड़े के व्यापारी। ठीक है, किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना होगा। उदाहरण के लिए जैसे कोई वृक्ष है उसके घेर यानी उसके जो वृक्ष है उसका सीना जो है उसकी माप के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी जो जैसे वृक्ष वगैरह जो है उसकी चौड़ाई को मापना अगर है तो हम मापक फीते उसके लिए जो है अधिक सुविधाजनक होगा। तो ऐसी जो है युक्तियों का हम यूज़ करेंगे। अगर हमें मान लीजिए छोटी लंबाइयाँ हमें लेनी हैं, तो अब जैसे छोटी चीज़ों की लंबाइयाँ अगर हमें नापनी है तो उसके लिए जैसे कि हमें पेंसिल की लंबाई नापनी है। ठीक है, तो इनको मापने के लिए जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं उसमें 15 सेंटीमीटर का जो पैमाना है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स की अगर हमें लंबाई मापनी है या पेंसिल की या और छोटी चीज़ों की, ठीक है,
तो यहाँ पे दिया गया है कि लंबाई मापते समय हमें किन सावधानियों को की आवश्यकता होती है। जैसे पहला है कि पैमाने को देखिए, पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश। पहली बात तो यहाँ पे ऊपर चित्र में दिया गया था कि जो पैमाना हम यूज़ कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर वाला, उससे जिस भी वस्तु की हम माप ले रहे हैं उसकी लंबाई की अनुदिश उसकी दिशा में होना चाहिए, टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा सावधानी ये होनी चाहिए कि कुछ पैमाने जो होते हैं वो सिरे से टूट जाते हैं। हर पैमाने की जो 15 सेंटीमीटर का जो पैमाना होता है उसकी शुरुआत शून्य से की जाती है। तो जो पैमाने सिरे से टूट जाते हैं, आप क्या करेंगे कि उन पैमानों के जो शून्यांक स्पष्ट नहीं देख रहे हैं, नहीं दिख पा रहे हैं, तो उन शून्यांक की माप लेने से बचिए। कहने का मतलब है कि जो शून्यांक अगर गायब हो चुका है तो उसकी माप अब ना लें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पैमाना है उसकी हम, जैसे मान लीजिए हमारा ज़ीरो वाला जो पॉइंट था, हर जो 15 सेंटीमीटर का पैमाना होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो अगर ज़ीरो जो है मतलब शून्य वाला जो पार्ट है वो अगर टूट गया है तो हम शून्य को गिन करके हम नहीं करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे है कि ये एक वाला पोर्शन है, तो हम ये जो एक है उसी को ही हम शून्य मान लेंगे, और ये जो दूसरा वाला जो पॉइंट है ये हमारा एक कहलाएगा। तभी हमारी जो माप होगी वो सही आएगी। ये तब के लिए है जब हमारा पैमाना टूट जाता है या उसमें कोई किसी भी तरीके का कोई डैमेज हो जाता है, तो ये दूसरी सावधानी हो जाएगी। तीसरी है, माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि है यहाँ पे 3 जो है छात्र दिखाए गए हैं। आँख की स्थिति कैसी होगी, जो बीच वाला बी वाला जो है उसकी स्थिति एकदम एग्जैक्ट है, यानी कि जो जिस जगह पे ये बी वाला है वहाँ पे अगर हम बैठ करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे जो इसका पैमाना दिख रहा है एग्जैक्ट जो है वो पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर जो दिख रहा है ये एकदम करेक्ट है, और ए और सी वाली जो स्थिति है ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये गलत है। तो ये हो गया कि आंखों की स्थिति भी सही होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 2-3 सावधानियां दी गई थी जो मापन के समय में हमें करनी चाहिए। क्रियाकलाप 3 में है कि अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बालिश्तों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। यहाँ पे हमें अपने क्लास की जो सहपाठी हैं उनकी हमें लंबाइयाँ नापनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले बालिश्त का यूज़ करेंगे, उसके बाद मीटर पैमाने का। तो देखिए पहले क्या करेंगे, अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रख करके खड़ा होने के लिए कहेंगे। उसके बाद उसके सिर के ऊपर की जो दीवार है उस पर चिन्ह अंकित कर लेंगे, फिर उसको हटा देंगे। अब फर्श से दीवार तक के जो बना चिन्ह है उस पर उसकी जो दूरी है उसको पहले हम बालिश से नापेंगे और फिर मीटर पैमाने से नापेंगे। तो ऊपर एक सारणी दी गई है जिसमें ऊंचाई पहले किसने नापी है उस स्टूडेंट का नाम देंगे, फिर ऊंचाई जो बालिश से नापी वो कितनी है, और फिर उसके बाद सेंटीमीटर से नापी वो कितनी है, वो यहाँ पे हमें लिखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस पूरी जो सारणी है उसको हम फिल कर लेंगे। फिर यहाँ दिया गया है कि ये सारे जो पैमाने हैं वो तो हमको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखिए क्या हैं। जैसे कि ये परिणाम एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 परिणाम लिए, क्योंकि हमें जो बालिश और जो पैरों का जो मात्रक यूज़ कर रहे थे इसकी भी हमें जानकारी है, और मानक पैमाने जो हैं उसकी भी हमारे पास जानकारी है। तो हम जब दोनों का हमने यूज़ किया तो दोनों में हम ये देखेंगे कि ये जो परिणाम थे वो क्या एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर हो सकते हैं। यदि नहीं तो आपके विचार में यह अंतर क्या होगा। आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बालिश्तों का उपयोग तो जो है नहीं कर रहे हैं। अतः यह अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली जो छोटी त्रुटियां हैं उनके कारण हो सकता है। मतलब यहाँ पे सिंपल ये बताया गया है कि जब हम बालिश्त और सेंटीमीटर जो पैमाना हमने लिया था उनके बीच में हम जब डिफरेंस करेंगे तो हमें डिफरेंस अच्छा खासा दिखेगा, लेकिन अगर सिर्फ सेंटीमीटर की ही जो है वो उसमें किया जाए तो सेंटीमीटर का पैमाना जैसे हमने एक बार जो है हमने नापा, दोबारा बार फिर हमने नापा, तो जो सेंटीमीटर का हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए ना, लेकिन दोबारा बार में अगर हमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जा रहा है, तो वो क्यों हो जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाएगी। तो अभी जो हमने सावधानियां बरती थी उसी का ही यहाँ बताया गया है कि अगर हम ऐसी सावधानियां नहीं करते तो इस तरीके की गलतियां जो है वो इसी वजह से हो जाएंगी। ठीक है, ये एग्जैक्ट वाले जो पैमाना है उसका यूज करने पर। अब है किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। जैसे कि हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। मीटर पैमाना जो होता है उसका सीधा यूज करके हम वक्र जो जिगजैग वाली जो कोई भी डोरी या किसी भी चीज़ की उसकी लंबाई हम नहीं माप सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे किया है इन्होंने। देखिए क्रियाकलाप 4 है, उसमें दिखाया गया है कि वक्र रेखा जो है वो AB है, उसकी लंबाई मापने के लिए एक धागे का उपयोग किया जा रहा है और धागे के सिर पर गांठ बांध दी गई है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या किया है, ये पूरी एक वक्र रेखा दिखाई गई है A से लेकर के B तक के, इसे हमें मापना है। तो हमने यूज़ किया किसका, धागे का। तो धागे का जो पहला वाला हिस्सा था वहाँ पे हमने गांठ बांधी,
धीरे धीरे करके जो है वो एक एक मतलब दोनों हाथों का यूज़ करके जितना दूरी का हम मापते जा रहे हैं उसको दोनों हाथों से पकड़ते जा रहे हैं। फिर उसके बाद इस तरीके से हम यहाँ तक के पूरा एंड तक के हम इसको माप लेंगे। तो क्या है कि अब इस धागे को मीटर, जब भी हमने पूरा जो है धागे का एक एक करके थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर के हम मापेंगे, थोड़ा पोर्शन सीधा करेंगे फिर मापेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरा बी तक के माप लेंगे। तो अब ये जो धागा जितना भी बी तक के पहुंचा है उस पर गांठ लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको फैलाएंगे। अब इस धागे की जो बंधी हुई गांठ है वहां से दोनों गांठों के बीच जो है वो लंबाई वाला जो मीटर पैमाना है उससे हम इसकी बीच की लंबाई माप लेंगे। और ये हमें ये पता चल जाएगा कि जो वक्र रेखा ए बी है उसकी एग्जैक्ट लंबाई उसकी क्या होगी, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों और लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियां तथा मानक परिमाणों जो परिणाम हैं उनको व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हमें यहाँ पे हमने देखा था कि जो मानक मात्रक थे, कहने का मतलब है पहले बेसिक जो चीज़ें थी जो पहले पुराने समय में यूज़ होती थी, उसके बाद उससे एग्जैक्ट हमें जो मापन की जो वैल्यू थी वो हमारी नहीं आ रही थी, शुद्ध नहीं आ रही थी। उसके बाद मापन की जो प्रक्रिया है, मापन मात्रक जो है उनको निकाला गया, जो हर जगह एक ही जैसे यूज़ किया गया। तो उसको जो है उसका यूज़ तो किया गया तो उससे एग्जैक्ट वैल्यू तो मिल गई, लेकिन उसमें भी उसकी मापन में भी कुछ हमें सावधानियां बरतनी थी। तो इसकी मापन में जो हमने सावधानियां बरती तो उसमें जो है 3 तरीके की सावधानियां दिखाई गई थी। उसको जो हम उन सावधानियों को अगर हम बरतेंगे तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनमें थोड़ा भी जो डिफरेंस आ रहा है वो जो त्रुटि है वो भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए कुछ मानक जो मात्रक थे उनकी आवश्यकता हुई, जैसे हमने मीटर पढ़ा, सेंटीमीटर पढ़ा और जो है किलोमीटर पढ़ा। तो इन सारी चीज़ों की हमने देखी। अब यहाँ पे दिया गया है कि हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, तो जो गतिशील वस्तुएं हैं इनके आधार पर जो गतिशील वस्तुएं हैं वो गति कैसी हो रही है। अभी तक हमने पूरा मापन वगैरह, दूरी, मीटर ये सब देख लिया, लेकिन अब गतियां कैसी कर रही हैं जो वस्तुएं, गतिशील वस्तुएं हैं, उनके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। तो क्रियाकलाप 5 में ये दिया गया है, उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे है सारणी में दिया गया है विराम और गतिशील वस्तुएं, यानी कि हमें ऐसी वस्तुओं के बारे में देखना है जो हमने अभी हाल ही में देखी होंगी। उनमें हमें जो जितनी भी वस्तुएं हमारे पास हैं उन सब का हम देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे है सूची में, जैसे स्कूल का बस्ता है, मच्छर, मेज़, कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग, कुत्ते, गाय, हाथ और छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, इतनी सारी मतलब कि जितनी भी चीज़ें हमने अभी हाल ही में देखी हैं वो सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं, ठीक। अब उनमें से जो विराम की अवस्था में है उन्हें विराम वाली सारणी में लिखेंगे और जो गतिशील में है उनको गतिशील में लिख देंगे। जैसे कि घर, मेज़, घड़ी, ये सब क्या है, विरामावस्था में। और गतिशील वस्तु में एक उड़ती चिड़िया, घड़ी में सेकंड की सुई, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे उड़ती हुई तितलियाँ, ठीक है। और जो है गिरता हुआ पत्थर, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो गतिशील वस्तु में आ जाएंगी। तो ये इन दोनों सारणियों में हम उनकी गति के आधार पर उन्हें हम फिल करेंगे। अब जैसे है इनमें से कौन गतिशील है कौन विराम में है, उसी को ही हमने परख करके और जो है सारणी में फिल कर देना है। आपने ये कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमने ये देखा कि जैसे चिड़िया है वो कुछ समय पहले एक स्थान पर थी, दिखाई दे रही थी, फिर अचानक से हमने जब देखा तो वो जो है गायब हो गई। और लेकिन जो मेज़ थी वो जिस स्थान पर हमने पहले देखा था उसी स्थान पर अभी भी है। तो इस आधार पर हम ये देख सकते हैं कि जो वस्तुएं हैं वो कौन सी गति में है और कौन सी विरामावस्था में है, ठीक है। आइए अब हम चींटी की जो गति है उसको क्रियाकलाप के आधार पर देख सकते हैं कि ये लोग जो है चींटियाँ जो होती हैं वो कैसे गति करती हैं, ठीक है। तो इसको हम लाइन बाय लाइन नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली पिक्चर से देखेंगे। देखिए इसके लिए एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है। पहले हमने क्या किया, एक कागज़ लिया, एक पेपर लिया, ठीक है। पेपर पे हमने कुछ जो चीनी या शक्कर की जो है दाने होंगे उनको हमने फैला दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे चींटियाँ आ गई। तो चींटियों की अब हम जो है चींटी जितने भी स्टेप चलेगी उतने स्टेप हम पेंसिल से मार्क करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चींटियाँ जैसे शक्कर के दाने लेकर के जा रही है तो जब कई सारी चींटियाँ आ जाएंगी और जिस कतार में वो चल रही होंगी उनको हम मार्क करते जाएंगे पेंसिल से। और फिर उसके बाद जब कई सारी चींटियों का अपना जो है उनकी लाइंस बन जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पेपर से शक्कर वगैरह, चींटी वगैरह सबको हटा करके फिर उनको उन सारी जो लाइंस या डॉट्स जो थे उनको एरो के साथ मिला देंगे। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जो रेंगती हुई जो चींटियाँ थीं उनकी हमने पूरी उनको बिंदु से मिला करके उनकी गति, उनकी जो दिशा जो थी उसको हमने कैसे देखा कि कुछ सेकंडों के अंतराल में उनकी जो दिशा जो थी वो किधर जा रही थी, किस जो है मतलब उनके जो बिंदु दर्शाए जा रहे थे वो कैसे जा रहे थे और वो कौन सी गति कर रही थी, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे ये है कि जो क्रियाकलाप 5 जो है उसमें वस्तुओं के समूह बनाते समय हमने घड़ी,
सिलाई मशीन और बिजली के पंखों जैसी वस्तुओं का एक समूह में रखा था। मतलब ये सारी जो है वस्तुएं भी हमने क्रियाकलाप 5 में ली थी। ठीक है, क्या ये जो वस्तुएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं? तो ये सारी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर रही हैं। क्या आप इनके किसी भी भाग में कोई गति देखते हैं? तो जो पंखों की जो पंखा है, पंखे की जो पंखुड़ियां हैं अथवा घड़ी की जो सुइयां हैं वो गति कर रही हैं। ठीक है, और इनकी गति चींटी अथवा रेलगाड़ी की गति जैसी है। मतलब इनमें ये क्वेश्चन पूछा है, क्या इनकी जो गतियां हैं, जो पंखे की जो पंखुड़ी है और घड़ी की जो सुइयां हैं, उनकी गति क्या चींटी की जो गति है उसमें या फिर रेलगाड़ी की जो गति है उसकी जैसी है? तो अब हम कुछ प्रकार की गतियां भी यहाँ देख लेंगे। अब जो मेन टॉपिक यहाँ से गति से रिलेटेड आता है वो यहाँ पे आता है। तो देखिए, अलग अलग प्रकार की गति के प्रकार देख लेते हैं। गति के प्रकार में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पोस्ट की जो गति है वो, या फिर गिरते हुए पत्थर की गति का प्रेक्षण किया ही होगा। ये किस प्रकार की गति है? तो 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में जो धावक जो है वो एक सरल रेखा में अनुदिश दौड़ता है। क्या आप अपने चारों ओर इसी प्रकार की और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? भाई देखिए, यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है उसमें देखिए गाड़ी और वाहन जो सीधी रेखा में जा रहे हैं, रोड पर सीधी रेखा में जा रहे हैं, और जो ये जो सरल रेखी यहाँ पे जो सिपाही जो है वो परेड में जा रहे हैं वो भी एकदम सरल रेखा में जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिपाहियों की जो परेड की है या पत्थर की गिरने की जो गति थी, या फिर जो है गाड़ी मोटर की जो रोड पर चलने वाली जो गति थी, तो ये सारी जो गतियां हैं ये सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। इस प्रकार ये जो गतियां हैं उन्हें हम सरल रेखीय गति कहेंगे। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल हमने देखे, ये किसका देखा? सरल रेखीय गति का देखा। क्रियाकलाप के आधार पर देख लें, जैसे अब वो क्रियाकलाप 6 के आधार पर हो गया। अब 7 में देख लेते हैं कि एक पत्थर लीजिए, इसे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए। पत्थर की जो गति होगी उसे हम ध्यान से देखेंगे तो हम देखते हैं कि पत्थर जो है वो वृत्तीय पथ के अनुदिश घूम रहा है, क्योंकि वो एक सेंटर के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो वो वृत्तीय पथ के अनुदिश घूम रहा है। तो इस प्रकार की जो गति है, जो कि पत्थर जो घूम रहा है, वो कौन सी गति कहलाएगी? तो ये जो गति है पत्थर की घूमने वाली, ये क्योंकि उसकी जो हाथ से अगर देखा जाए, हाथ हमारा सेंटर पे है। ठीक है, हाथ से पत्थर की जो जिस पथ पर वो नाच रहा था उसकी डिस्टेंस जो थी वो एग्जैक्ट मतलब कि इक्वल थी, सब जगह समान थी। तो इस प्रकार की जो गति होती है, जो वृत्तीय गति होती है, उसको वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बिजली के पंखों की पंखुड़ियों पर अंकित किसी भी चिन्ह की गति जो होगी वो घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। कहने का मतलब है कि पंखे की जो पंखियां हैं, 3 पंखियां होती हैं, उनमें से किसी भी एक पर चिन्ह कर ले, अगर वो नाचना स्टार्ट कर दिया है तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो जिस जगह पे थी वहीं पर ही आके रुक जाए, मतलब कि वो जो चिन्ह है वो कहीं नहीं हिलेगा। तो उसकी जो डिस्टेंस है अपने सेंटर से वो फिक्स्ड है, तो उनकी जो गति है वो कौन सी गति है? वर्तुला गति है। घड़ी की सुई की जो गति है वो भी वर्तुला गति है, क्योंकि जिस स्थान से चली है वो वापस घूम करके उसी स्थान पे जाएगी और सेंटर से उसकी जो दूरी है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ 2 एग्जाम्पल दे दिए गए। उसके बाद है जैसे कि बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, परंतु पंखे की जो पंखुड़ियां हैं वो घूर्णन गति करती हैं। ऐसा ही घड़ी की जो सुइयां हैं वो भी करती हैं। तो यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई चिन्ह अंकित कर दें तो घूर्णन गति के कारण या पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इन चिन्ह की दूरी की समान रहेगी। मतलब यहाँ पे एक घूर्णन गति भी दिखाया गया है कि जो बिजली का पंखा वगैरह जो घूम रहा है और घड़ी की सुई जो है वो एक स्थान वो गति कर रही है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रही हैं। तो ऐसी जो पंखुड़ियाँ उनकी और घड़ी की सुई की जो गति है वो कैसी कहलाएगी? घूर्णन गति भी कहलाएगी, क्योंकि वो अपने सेंटर के अराउंड, पंखे की पंखुड़ियों की जो गतियां हैं, ठीक है, वो अपने सेंटर के अराउंड जो है वो नाच रही हैं। तो इस वजह से ये जो गतियां हैं वो भी इनकी घूर्णन कर रही हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको चिन्हित भी करते हैं तो जिस जगह वो थी उसी जगह ही रहेंगी, क्योंकि वो अपना स्थान तो इन्होंने चेंज किया ही नहीं है। यहाँ पे है कुछ प्रकरणों में से कोई वस्तु एक निश्चित समय, एक एग्जैक्ट टाइम कहा गया है, उस अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जो आपने जो राउंड वृत्तीय गति करवाई थी जिससे, उसका उपयोग लें और अब डोरी को अपने हाथ में थामे रहें और पत्थर जो है उसको डोरी से लटकने दीजिए। ये एक लोलक की तरह कार्य करेगा। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर उसको स्वतंत्र गति करने दीजिए। तो हम ये देखेंगे कि लोलक की जो ये गति है वो कैसी गति कहलाएगी? आवर्ती गति। तो आवर्ती गति में क्या होता है? आवर्ती गति में ये होता है कि एक अपना जो एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ से
आधी दूरी जो है मतलब कि अपनी साम्य अवस्था, कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट पॉइंट जो मिड पॉइंट है वहाँ से आधी दूरी इधर और आधी दूरी लेफ्ट, आधी दूरी राइट, दोनों ही तरफ की जो है जो पेंडुलम की तरह की जो गति होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। तो यहाँ पे जो आवर्ती गति का जो एग्जाम्पल है वो लटकता हुआ जो पत्थर का टुकड़ा था उसको जो हमने एक तरफ खींच करके स्वतंत्र गति करवा दी, तो उसके बाद उसकी जो गति हुई वो आवर्ती गति हुई। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे दिया गया है कि वृक्ष की जो शाखाएं हैं उनमें इधर उधर लहराना, वृक्ष की जो शाखाएं हैं उनका भी इधर उधर लहराना कौन सी गति कहलाती है, आवर्ती गति। अगर उसमें झूला झूलते जो बच्चे, यानी कि उस वृक्ष पे अगर झूला लगा लिया जाए उस पर जो बच्चे झूल रहे हैं उनकी जो गति है वो भी आवर्ती गति है। सितार की डोरियों की जो गति है वो भी आवर्ती गति है, क्योंकि उसको जो हम वाइब्रेशन करते हैं ना, तो वाइब्रेशन भी मिड पॉइंट से होकर के इधर उधर लेफ्ट एंड राइट जो है वो उसका वाइब्रेशन होता है, तो वो भी उसकी भी गति जो है वो आवर्ती गति है। बजते समय ढोली या तबलों की जो झिल्ली होती है उसकी गति भी कैसी, आवर्ती गति के उदाहरण है। तो ये सब कुछ जो है वो आवर्ती गति के उदाहरण दिए गए थे, जिसमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। कहने का मतलब है आवर्ती गति के लिए एक सिंपल सी डिफिनेशन यही है कि वो गति जो एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के बाद वापस से अपनी उसी जो स्थिति है उसको वापस से दोहराएगी, तो ऐसी गति जो होती है वो आवर्ती गति कहलाती है। अब तक हम लोग ने 3 गतियां देखी, एक सरल रेखीय गति देखी, एक जो है वृत्तीय गति देखी, जिसमें हमने वृत्तीय गति जिसको जो है वर्तुलाकार गति या फिर हमने उसको घूर्णन भी कहा था, और फिर अभी हमने आवर्ती गति जो है देखी, उसमें जो है आवर्ती गति में यही कहा कि एक समय अंतराल यानी एक निश्चित समय अंतराल के बाद वापस से जब वो कण अपनी गति को दोहराता है तो इसी को ही हम आवर्ती गति कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो झूला था, झूला झूलते बच्चे, ठीक है, सितार की डोरियाँ, बजते हुए ढोलक की जो झिल्ली होती है वो, और जो स्वतंत्र रूप से जो पत्थर जो मतलब कि मूव कर रहा था, डोरी से लटकता हुआ जो पत्थर, वो भी इसका एक जो कि एक लोलक की तरह वर्क कर रहा था, वो भी आवर्ती गति का एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद है, क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक प्रेक्षण किया है? फर्श पर लुढ़क रही है कोई गेंद, उसकी गति कैसी होगी? तो यहाँ पे गेंद जो है वो किसी फर्श पर लुढ़क रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर बढ़ जाती है, यानी कि कोई गेंद है जो कि फर्श पर लुढ़क रही है और घूर्णन करते हुए वो घूमती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद जो है वो सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी कर रही है। कहने का मतलब ये है कि जो बॉल है वो अगर किसी फर्श पर लुढ़कती हुई जा रही है तो लुढ़क रही है, राउंड राउंड मूव कर रही है तो घूर्णन गति हो जाएगी, और मूव करते करते एक सीधी रेखा में जा रही है तो वो सरल गति। तो इस प्रकार एक घूमती हुई जो बॉल है वो 2 गतियाँ एक ही साथ कर रही है, घूर्णन गति और सरल रेखीय गति। तो इस प्रकार बहुत सी ऐसी उदाहरण हैं जो एक ही समय में अलग अलग जो है मतलब कि अलग अलग गतियाँ या एक समय में एक से ज़्यादा गतियाँ करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए, कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। हमने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी देखी कि गति क्या है, समय के साथ जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा था वही हमारी क्या थी, गति थी। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दूरी मापन का जो तरीका है उसके द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। समय के साथ जो स्थिति में परिवर्तन होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, गति कहलाएगी। ओके, फिर है कि इस पूरे चैप्टर से हमें ये जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी या कितनी तीव्र गति कर रही है। फर्श पर या घोंगा जो है उसके रेंगने, तितली या फिर एक पुष्प के दूसरे पुष्प मतलब तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, और उसके बाद नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा का गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का जो परिसंचरण हो रहा है उसका, ये सारे हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि हर जो मूवमेंट हो रहा है, गतियाँ हो रही हैं, वो हमारी बॉडी में कैसी गतियाँ हो रही हैं, बाहर में जो जो चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं उनमें कैसी कैसी गतियाँ हो रही हैं। तो ये सारी जो है इसके उदाहरण दिए गए हैं। हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को ये सारे दर्शाते हैं, जो हम नॉर्मली अपने जो साधारण जीवन में हम लोग ये सारा ऑब्जर्वेशन गति का जो है वो हम करते रहते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ गतियों का भी अध्ययन किया, सरल रेखीय गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति, और जो है जिसको वर्तुलाकार गति भी कहा गया था, और जो है आवर्ती कह रहे वृत्तीय गति, वर्तुलाकार गति और घूर्णन गति, और फिर
आवर्ती गति। तो इन सारी अलग अलग प्रकार की गतियों का भी अध्ययन किया। तो ये चैप्टर जो था वो गति से संबंधित था, जिसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की जानकारी ली। अब हम इसका एक बार अभ्यास भी करके देख लेते हैं। देखिए अभ्यास में क्या है, पहला क्वेश्चन है, वायु जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहनों के साधन में प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो भाई वायु में चलने वाले जो साधन होंगे उनमें हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज हो जाएगा, जल में नौका और पानी का जहाज हो जाएगा, और जो थल है इसमें जो है कार या फिर बैलगाड़ी हो जाएगी या फिर बस हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगी। ठीक, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 5 किलोमीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो रहे हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 किलोमीटर होंगे। ठीक है, झूले पर किसी बच्चे की जो गति होती है वो कौन सी, अभी हमने देखा था कौन सी गति थी? आवर्ती गति थी। झूले पर किसी बच्चे की गति आवर्ती गति थी। उसके बाद है, किसी सिलाई मशीन की जो सुई की गति होती है, सिलाई मशीन की सुई की गति भी कैसी होती है? आवर्ती गति होती है। ठीक है, वो एक जो है फिक्स पॉइंट से ऊपर नीचे गति करती रहती है। किसी साइकिल के पहिए की जो गति होती है वो कैसी होती है? वो वर्तुलाकार गति होती है, वर्तुलाकार गति होती है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि पग और कदम जो है वो अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं, तो इसके द्वारा जो हम मापन करेंगे वो हमारा शुद्ध रूप से नहीं आएगा, इस वजह से इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों के जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें बढ़ते हुए क्रम में हमें करना है, तो सबसे छोटा जो होगा वो हमारा होगा मिलीमीटर। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। मिलीमीटर से बड़ा जो होता है वो होगा सेंटीमीटर, फिर होगा मीटर, और फिर लास्ट में होगा किलोमीटर। तो ये हमारा क्रम हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम। क्वेश्चन नंबर 5 में, किसी व्यक्ति की लंबाई अगर 1.65 मीटर है तो इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? तो यहाँ पे एक भाई इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर भी हम अपनी तरफ से देख लेते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की लंबाई कितने 1.65 मीटर है, इससे पहले सेंटीमीटर में करें। तो हमें ये पता है कि जो 1 मीटर है उसे क्या कर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, एक और बड़े से छोटे में जा रहे हैं इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कर लें, तो 1.65 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 165 ये सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 165 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जो सेंटीमीटर है उसमें हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी कि 165 जो है ये जो हाँ 1 मीटर को मिलीमीटर, अब 1.65 जो है इसको अब मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर में तो चेंज हो गया, तो 165 आंसर आया। अब 1.65 को हम मिलीमीटर में चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए 165 जो है हमें पता है कि 1 मीटर में जो मिलीमीटर है वो कितना होता है? 1000 होता है। देख लीजिए 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर में अगर 1000 मिलीमीटर होता है तो 1.65 मीटर है, तो उसका हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.65 मीटर का 1000 से मल्टीप्लाई, तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? 1650 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पॉइंट हट जाएगा। तो ये आंसर हो गया किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसका हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर में देखा। क्वेश्चन नंबर 6 में, राधा के घर तथा इसके स्कूल के बीच 3250 मीटर मतलब कि ये दूरी है, और इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो मीटर में दी गई है दूरी, उसको किस में करना है? किलोमीटर में करना है। और चूंकि हमें ये पता है मीटर से किलोमीटर छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो हम पहले तो डिवाइड करेंगे। दूसरा हमें ये भी पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सिंपली जो 3250 है इसको हमें 1000 से भाग दे देना है। ठीक है, 1000 से जैसे हम इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3.250 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 3.250 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय, अब इसको जो है इसके लिए पेज चाहिए होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के जो पंखे हैं उसकी गति में समानताएं और असमानताएं बतानी है। साइकिल की
और पंखे की गतियों में जो समानताएं और असमानताएं वो कौन कौन सी हैं। तो पहले समानताएं देख लेते हैं। जैसे एक पंखे के जो ब्लेड और साइकिल के पहिए जो होते हैं वो एक ही बिंदु पर निश्चित घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई समानता। दूसरा, दोनों के पास उनके संबंधित निश्चित बिंदु पर वर्तुल, क्योंकि दोनों ही के पास पंखा जो है वो भी एक निश्चित बिंदु के अराउंड जो है उसके पंखे घूम रहे हैं, और जो है जो साइकिल है वो भी एक बिंदु की उसकी जो तीलियां हैं उसके चारों ओर घूम रही हैं। तो ये दोनों ही वर्तुलाकार जो गति है वो कर रही हैं। तो ये दोनों की समानताएं हो गई। असमानताएं देख लेते हैं। असमानताएं में है कि एक साइकिल में रेखिक गति होती है, क्योंकि साइकिल राउंड राउंड तो घूम रही है लेकिन वो सीधी रेखा में जा रही है, जबकि जो फैन है वो की गति नहीं करता, वो एक जगह घूम रहा है तो उसी जगह ही रहता है, ठीक है। तो ये पहली असमानता हो गई। पंखे के ब्लेड की जो गति है वो आवर्ती गति है। पंखे की ब्लेड की जो गति है वो आवर्ती है क्योंकि वो वृत्ताकार गति कर रही है, जबकि जो साइकिल की गति है वो आयताकार गति है, ठीक है। वो जो है वो सीधी जा रही है, या मतलब उनकी जो गति होगी वो आयताकार सरल रेखीय जो है गति होगी, ये साइकिल की हो जाएगी। तो ये इनकी जो है असमानताएं हो गई। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्ती गति के 2 उदाहरण दीजिए। आवर्ती गति जो वृत्ताकार गति हमने जो देखी थी, नहीं सॉरी, आवर्ती गति जो है वो कौन सी थी, जो एक निश्चित पॉइंट पे एक निश्चित समय अवधि में सेम पॉइंट को दोहरा जो रही थी, सेम स्थिति को जो दोहरा रही थी, वही आवर्ती गति थी। इसके 2 एग्जाम्पल हैं। एक तो पेंडुलम की गति हो जाएगी, दूसरा झूले पर बैठे लड़के या लड़कियों की जो गति होगी वो आवर्ती गति के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये हो गया आज का चैप्टर हमारा, यहीं पे ही कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।